ऊपर कंप्रेसिव जोन में भी प्रोवाइड कर दिया, टेंसाइल जोन में भी प्रोवाइड कर दिया, तो किस तरह की बीम डिजाइन होती है हमारी? डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, तो ये हमने एक मतलब जो डबली रीइंफोर्स्ड बीम है वो क्या कर रही है, आपका पूरा एक्सटर्नल मोमेंट जो कि MU है इसको बियर कर रही है। हमने MU क्या हो गया आप लोगों का? टोटल एक्सटर्नल मोमेंट। अगर मैं इस तरह से बीम शो करूं, अगर ये बीम है, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर UDL लग रहा है या फिर कोई पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, यूडीएल लग रहा है या फिर कोई पॉइंट लोड लग रहा है, अगर ये एक्सटर्नल मोमेंट इसकी वजह से MU कॉज हो रहा है, तो ये जो बीम हमने बनाई है ना डबली रीइंफोर्स बीम, तो ये इसको पूरी तरह से बियर करती है। तो अगर ये सेक्शन बैलेंस्ड होएगा तो इट मींस MU जो होगा वो हमारा टोटल मतलब जो जितना भी हम ये सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं इसको बियर कर पाएगा तभी सेफ होगा। ठीक है, तो अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले कैसे कि मतलब पहले तो जब हमने सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करी तो हमने उस स्टील को क्या किससे डिनोट कर दिया? AST1 से, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन सेक्शन 1। ठीक है, पहले इसमें कंसीडर कर लिया। ठीक है, सेक्शन 1 की। अब अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं, इसमें हम बच्चे क्या कर रहे हैं, हम एडिशनल स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मोमेंट बढ़ गया था। ठीक है, हम चाहते थे कि बीम की डेप्थ को बढ़ाया ना जाए। ठीक है, वो वहीं की वहीं है, कांस्टेंट है, डी जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, मतलब बीम की डेप्थ नहीं हम बढ़ा सकते हैं, ओवर रीइंफोर्स केस हम नहीं कर सकते हैं, तो हमें तो अपना स्ट्रक्चर सेव करना है। तो हमने क्या किया, ऊपर कंप्रेसिव जोन में भी क्या प्रोवाइड कर दी? रीइंफोर्समेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं ASC से, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेसिव जोन। A से मतलब एरिया, S से स्टील, एंड C क्या डिनोट कर रहा है? कंप्रेसिव जोन के अंदर जो हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हमने किससे डिनोट किया? ASC से। ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ स्टील 2, मतलब आपने क्या किया कि यहाँ पे तो ये वाला कौन सा केस था कि आपका बैलेंस सेक्शन था। कैसा सेक्शन था? बैलेंस्ड। ये वाला सेक्शन 1 ये कैसा था? बैलेंस सेक्शन है। ठीक है, और ये वाला सेक्शन कैसा है कि जो हम मतलब जो एक्स्ट्रा हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारी बीम क्या रह सके, उस एक्सटर्नल मोमेंट के लिए क्या रह सके? सेफ रह सके। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या प्रोवाइड किया, जो टॉप पे प्रोवाइड कर दिया एरिया ऑफ स्टील, कौन सा? कंप्रेसिव जोन में, और नीचे एक्सटर्नल क्या प्रोवाइड और एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया? टेंसाइल। क्यों प्रोवाइड किया? ताकि ये जो एक्सटर्नल मोमेंट है ना बच्चे, ये जो MU, मतलब अब क्या हुआ, एक्सटर्नल मोमेंट बढ़ गया, तो हम चाहते हैं कि ये बैलेंस रहे। तो जो रेजिस्टिंग मोमेंट है, ठीक है, जो रेजिस्टिंग मोमेंट है दोनों सेक्शन का, वो किससे, वो क्या रहे? बैलेंस रहे, मतलब दोनों मिलकर इस एक्सटर्नल मोमेंट MU को क्या कर सके? बैलेंस कर सके। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये बैलेंस सेक्शन का मोमेंट जो हमने डिनोट किया MU1 से, जो कि किसके बराबर है? जो हम लोगों ने पहले सिंगली रीइंफोर्समेंट में किया था, MU लिमिटिंग कैलकुलेट किया था ना सिंगली रीइंफोर्समेंट में, तो ये सेक्शन 1 का सिंगली रीइंफोर्स का सेक्शन है। ठीक है, तो अब एक्सटर्नल मोमेंट बढ़ गया, तो हमने यहाँ पे दो तरह की रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी, एक बैलेंस सेक्शन वाली और दूसरी किस तरह की प्रोवाइड करी? कंप्रेसिव जोन में और प्रोवाइड कर दी, नीचे टेंसाइल जोन में प्रोवाइड कर दी। तो अब आप ये चीज देखिए, तो ये जो एक्सटर्नल मोमेंट MU है, अब ये कौन मिलके बियर कर रहा है? सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम प्लस जो आपका रेजिस्टिंग मोमेंट हमने बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड कर दिया। तो अब जो एक्सटर्नल मोमेंट है वो दो मोमेंट के बराबर हो गया, पहला MU लिमिटिंग, या फिर आप इसको MU1 से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, प्लस MU2। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, जो आप एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका रेजिस्टिंग मोमेंट जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट जो यहाँ पे ऊपर टॉप पे प्रोवाइड करी और नीचे प्रोवाइड करी, उसकी वजह से जो मोमेंट, इंटरनल मोमेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट जो आ रहा है, ठीक है, ये दोनों क्या है? ये सिंगली रीइंफोर्स्ड वाला सेक्शन 1 का रेजिस्टिंग मोमेंट हो गया, और ये वाला आपका कैसा मोमेंट हो गया? MU2। हमने जो एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट ऊपर प्रोवाइड करी उसकी वजह से जो हमारा मोमेंट आ रहा है। तो टोटल जो आपका एक्सटर्नल मोमेंट MU है वो किसके बराबर हो गया? MU1 प्लस MU2। ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टिंग मोमेंट जो कि MU, मतलब जो एक्सटर्नल लोड जो कि UDL या फिर पॉइंट लोड की वजह से आ रहा है, अगर मैं, आप ध्यान से देखो, अगर ये MU इज इक्वल टू MU लिमिटिंग प्लस MU2, मतलब MU1 प्लस MU2। ठीक है, अगर मैं MU में से, मतलब एक्सटर्नल लोड में से, अगर ये इधर ले जाओगे, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, मैं MU1 माइनस कर दूं, MU1 सिंगली रीइंफोर्स्ड वाला, तो मेरे पास क्या आ जाएगा?
डबली रीइंफोर्स्ड जो हमने ऊपर जो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया और यहाँ पे नीचे एडिशनल स्टील प्रोवाइड किया, वो वाला मोमेंट आ जाएगा इसके बाद से mu2। ठीक है, अब जरा इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में नीचे देखते हैं। ये तो सिर्फ अभी सेक्शन एक्सप्लेन किया। मैम एक डाउट। हाँ बच्चे बोलो। मैम ये जो बैलेंस सेक्शन था, इसमें नॉमिनल भी नहीं प्रोवाइड करेंगे हम जो बार होंगे वो? दोबारा बोलो मैम जो बैलेंस सेक्शन है मैम, ये बैलेंस सेक्शन है मैम, बैलेंस सेक्शन जो सिंगल बीम है मैम, इसमें मैम नॉमिनल भी नहीं प्रोवाइड करेंगे जो कंप्रेशन जोन में? नहीं, क्योंकि हम बैलेंस सेक्शन तो सिंगली रीइंफोर्स्ड वाला है ना। हाँ जी मैम। आप कौन से सेक्शन की बात कर रहे हो? ये वाले सेक्शन 1 की बात कर रहे हो? हाँ जी मैम। ना ना ना, ये एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। एक्चुअल में जो हम बीम प्रोवाइड कर रहे हैं डबली रीइंफोर्समेंट में, वो ये वाली, ये सिर्फ समझाने के लिए कि क्यों प्रोवाइड करी, क्योंकि पहले एमयू लिमिटिंग आ रहा था सिंगली रीइंफोर्स्ड के लिए। ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स्ड में क्या हो रहा था, हमारा एक्सटर्नल मोमेंट जो इस बीम के ऊपर लग रहा था ड्यू टू पॉइंट लोड या फिर ड्यू टू यूडीएल, मैंने आपको जैसे डायग्राम के थ्रू बताया, वो बढ़ रहा था। एमयू जो था वो ज्यादा हो रहा था, किसके कंपैरिजन में? एमयू लिमिटिंग के कंपैरिजन में। ये डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करी है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी ऊपर टॉप पे कंप्रेसिव जोन में। क्यों? क्योंकि जो हमारी डी की वैल्यू थी वो कंस्ट्रेंड थी, वो फिक्स थी, हम उसको नहीं बढ़ा सकते थे। अगर ज्यादा करेंगे या तो एस्थेटिक अपीयरेंस खराब हो जाएगी, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, मतलब ज्यादा, मतलब आर्किटेक्ट ने जिस तरह से डी हमारा क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, हम वो नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचे थे, यहाँ तो ओवर रीइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड कर दो, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो मैंने आपको बताया था, ओवर रीइंफोर्स्ड जो बीम होती है उसमें कंक्रीट पहले फेल कर जाता है, नॉट अ गुड क्राइटेरिया, हमें वार्निंग साइन नहीं मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, टॉप फाइबर पे भी क्या लगा दिए, कंप्रेसिव मतलब कंप्रेसिव स्टील लगा दिया, ताकि वो ऑल्टरनेटिंग मोमेंट को क्या कर सके, बियर कर सके। ये तो समझाने के लिए मैंने बताया कि हम पहले ये वाला प्रोवाइड कर रहे थे AST1। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ये MU मोमेंट है, एक्सटर्नल मोमेंट जो MU जो डबली रीइंफोर्स्ड बियर कर रही है, वो किस तरह से बियर कर रही है? पहला, एक तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट जितनी सेक्शन 1 में है वो प्रोवाइड कर दी, प्लस एडिशनल प्रोवाइड कर दिया और टॉप पे प्रोवाइड कर दिया। तो ये दो मोमेंट मिलकर इस एक्सटर्नल मोमेंट को रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि इसके बराबर, कहने का मतलब क्या है, MU किसके बराबर आएगा, MU1 सिंगली रीइंफोर्स्ड की वजह से जो मोमेंट था, प्लस जो आपका मोमेंट किसकी वजह से आ रहा है, MU2 जो इस सेक्शन 2 की, ये आपका रेजिस्टिंग बैलेंस मोमेंट है। जी मैम। जब आपने ऊपर टॉप पे भी प्रोवाइड कर दिया और नीचे एडिशनल स्टील भी प्रोवाइड किया, इन दो को मिला के हमारे पास ये डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन बन रहा है। ये डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन किस तरह से, कहने का मतलब मोमेंट कहां से आ रही है उसके लिए। ठीक है, जब आपने ये एरिया ऑफ स्टील ऊपर प्रोवाइड किया बच्चे, इसका टॉप फाइबर से लेकर इस स्टील के सीजी तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज D डैश, क्लियर कवर हो गया। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ आपकी क्या होती है, टॉप फाइबर से लेके इसके सीजी तक, दैट इज स्मॉल d से डिनोट किया। तो अब आप ध्यान से देखो, इस स्मॉल d में से अगर मैं d डैश माइनस कर दूं तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये आएगा d माइनस d डैश। ठीक है, ये d माइनस d डैश, क्योंकि ओवरऑल d में से हम स्मॉल d माइनस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जरा नीचे देखिए इसको। तो आप सेक्शन 2 देखिए, सेक्शन 2 में हमने कौन कौन सा स्टील प्रोवाइड किया हुआ है, एक तो कंप्रेशन जोन वाला स्टील ASC, और साथ में क्या प्रोवाइड किया, टेंसाइल जोन में जो एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड किया। तो टोटल स्टील कितना हो गया, ASC प्लस AST2। अगर सिंगली रीइंफोर्स्ड की बात करूं तो सिंपल नीचे जो टेंशन जोन में हमने स्टील प्रोवाइड किया था, जो कि सिंगली रीइंफोर्स्ड के केस में था, जहां पे हम लिमिटिंग वैल्यूज की वजह से कैलकुलेट कर रहे थे, ये वो वाला सरिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब जरा देखते हैं टोटल मोमेंट जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कल। अब जरा इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं बच्चे, जरा इस ध्यान से इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखना। अगर यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम देखें, आपको अभी तक पता है कि स्ट्रेन डायग्राम में टॉप फाइबर पे कितना स्ट्रेन होता है, कंप्रेसिव जोन में 0.0035 होता है। ठीक है, ये भी हम लोगों को पता है, हमने assumptions में भी पढ़ा था, कर्व से भी पढ़ा था कि टेंसाइल में कितना होता है, 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002। अब आपको पता है कि यहाँ से ये न्यूट्रल एक्सिस होगी, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर तक ये इस वैल्यू को क्या बोल देते हैं, XU से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप ये आपकी बीम की इफेक्टिव डेप्थ हो गई। ASC क्या सा स्टील हो गया, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेसिव जोन। AST क्या हो गया, टोटल एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल जोन। ASC और AST से डिनोट किया है। ठीक है, यहाँ इसके सीजी से लेके बीम के एकदम टॉप तक हम इसको क्या बोल देते हैं, D डैश से डिनोट करते हैं। ये D डैश आपका क्या है,
इफेक्टिव कवर है कौन से स्टील के ऊपर, कंप्रेसिव स्टील के ऊपर, ठीक है। अब ये आपकी ओवरऑल डी थी, यहां से लेकर इसके सीजी तक, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ। अब अगर मैं स्मॉल डी में से डी डैश माइनस कर दूं तो मेरे पास दोनों के बीच का मतलब यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, डी माइनस डी डैश। लीवर, ये काइंड ऑफ लीवर आर्म हो गया आप लोगों का दोनों स्टील्स के लिए। अब ये यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रेन डायग्राम में देखिए, जहां पे हम लोगों ने ये स्टील प्रोवाइड किया है, अगर मैं इसको यहाँ से, इसके कॉरेस्पॉन्ड स्ट्रेन स्टील का अलग होएगा ना। टॉप फाइबर पे तो कंक्रीट का स्ट्रेन था 0.0035। अब अगर मैं इधर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होएगा वो तो स्टील का स्ट्रेन होएगा ना, ठीक है। तो मतलब ये वाला यहाँ पे जो ESC क्या है, यहाँ पे आपका स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेसिव जोन से डिनोट किया है, ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम में। अब ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया जहां पे आपका XU के कॉरेस्पॉन्ड कंक्रीट का स्ट्रेन है, दैट इज 0.0035, और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल हो गया जहां पे आपका डिस्टेंस क्या हो गया, मैंने XU में से अगर मैं ये D डैश को माइनस कर दूं, ये वाला डिस्टेंस, तो दो ट्राइंगल आपको पता है कि ये 90 डिग्री, ये आपका ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये वाला सेम एंगल हो गया। तो यहाँ मतलब ये क्या हो गया आप लोगों का, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। सिमिलर ट्राइंगल्स में हम लोगों को पता है कि साइड्स की रेशियो क्या होती है, बराबर होती है। अब बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाली XU और ये XU के कॉरेस्पॉन्ड स्ट्रेन कितना है 0.0035, XU माइनस D डैश के कॉरेस्पॉन्ड स्ट्रेन हमें निकालना है जो कि ये वाला है ESC, ये वाला, ठीक है। हमें ये स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए क्योंकि ये कौन सा स्ट्रेन है बच्चे, स्टील जो आपका इस कंप्रेसिव जोन में है इसके कॉरेस्पॉन्ड जो मतलब कंप्रेस इस स्टील के कॉरेस्पॉन्ड स्ट्रेन चाहिए हमें। तो XU के कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू कितनी आई 0.0035, ग्राफ्स के थ्रू हमें ये पता है। और अब ये स्मॉल ट्राइंगल जब हमने पिक किया, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई, XU माइनस D डैश, इसके कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू आई ये वाली, ये हमें चाहिए, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, ये वाला इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो आपके पास एक्सप्रेशन स्ट्रेन इन कंप्रेसिव स्टील की क्या बनती है, ये जो नीचे फॉर्मूला बना हुआ है। समझ लो, नहीं समझ जाते आप लोगों को सिर्फ इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका किसका है, स्ट्रेन का फॉर्मूला है इन कंप्रेसिव जोन में जो स्टील है उसके लिए, दैट इज 0.0035। जब आपने इसको शिफ्ट करोगे, XU को बाहर कॉमन ले लो, ठीक है। जब XU बाहर या फिर आप नॉर्मल ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से XU से जब इसको वो करोगे इधर करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस D डैश बाय XU, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा किस चीज का है, स्ट्रेन का फॉर्मूला है जो कि आपका कंप्रेसिव स्टील ऊपर प्रोवाइड किया हुआ कंप्रेशन जोन में, उसके लिए। ये तो था आपका स्ट्रेन डायग्राम। अब ये साइड में जो हमारा डायग्राम है ये कौन सा है, स्ट्रेस डायग्राम है। स्ट्रेस डायग्राम को जरा समझिए। अब यहाँ से देखिए, ये टॉप के कॉरेस्पॉन्ड इधर जाते हैं, हमें पता है कि कंक्रीट का टॉप फाइबर पे, ठीक है, कितना होता है स्ट्रेस 0.45 टाइम्स ऑफ FCK। FCK आपको पता है कि हमारा किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ कंक्रीट पे। अगर M20 है तो FCK वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये तो पता है, अब तक तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता था कि ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम हमें पता था जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ी थी किसकी, कंक्रीट की। तो जब ये पैराबोला तक जो वैल्यू आती है, वहां पे जो हमारा टॉप से लेकर जहां पे पैराबोला मतलब एंड यहाँ से लेकर ये पैराबोला शुरू किया है यहाँ तक, ये वैल्यू कितनी थी 0.42x, ठीक है। एंड आपको ये चीज पता है, हाँ जी कौन बोल रहा है, म्यूट कीजिए अपने आप को। साहिल, हाँ जी। तो जो C1 है वो तो हमने स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर से पूरा फॉर्मूला निकाला था कंक्रीट के लिए कि कंप्रेसिव फोर्स कितनी एक्ट कर रही है इस कंप्रेसिव जोन में, यहाँ पे, ठीक है। कितनी आई थी 0.36 FCKB into XU। अब ध्यान से देखो, अब ये जो रीइंफोर्समेंट ऊपर टॉप पे प्रोवाइड करी है, इसके कॉरेस्पॉन्ड कितना कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, ये कल हम लोगों ने किया था, फॉर्मूला हमारे पास आ रहा था FSC माइनस FCC ASC, ठीक है। ये फॉर्मूला आया था, मैंने आपको कल बताया था कि FCC वाली जो वैल्यू है हम उसका अप्रोक्सीमेट 0 लेकर चलते हैं क्योंकि बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, ठीक है।
तो कल सिर्फ इतना किया था हम लोगों ने, ठीक है। और नीचे वाले पे मैंने आपको बताया था, अभी हमने जैसे ऊपर सेक्शन देखा था, एक सेक्शन 1 देखा, सेक्शन 2, तो दोनों टेंसाइल रीइंफोर्समेंट जो नीचे मिला के क्या बने, T1 + T2। एंड टेंसाइल फोर्स का हम लोग पहले फॉर्मूला निकालना सीख चुके हैं। तो वहां से क्या आया था, क्या फॉर्मूला आया था टेंसाइल फोर्स के लिए, 0.87 FY × AST। ये AST किसके बराबर है, AST1 + AST2। क्यों, क्योंकि आपकी जो डबली रीइंफोर्स्ड बीम है वो दो सेक्शंस को मिला के बन रही है, एक सेक्शन 1 एक सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो स्टील नीचे प्रोवाइड किया गया था टेंसाइल जोन में, उसको हमने किससे डिनोट किया था, AST1 से। और जो यहाँ पे प्रोवाइड किया था वो किससे डिनोट किया हुआ था, AST2 से। दोनों टेंसाइल जोन्स में प्रोवाइडेड है ना, ठीक है। तो इन दो को टोटल कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनता है, डबली रीइंफोर्स्ड। तो टोटल स्टील आपका किसके बराबर है, AST = AST1 + AST2। ये तो थे आपके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स की एक्सप्लेनेशन, जो सिर्फ समझाने के लिए थी। और कल हमने जब किया था XU निकाला था कल आखिरी में, जो आपके फॉर्मूलाज में एक्चुअली यूज होना। ये मैंने दोबारा से कंसेप्ट कल वाले आपको एक गो थ्रू जल्दी जल्दी रिवाइज करवाए हैं। कल हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू आखिरी में जब आपको ऑडियो आनी बंद हो गई थी, तो मैं ये दोबारा बता रही हूँ। अभी हमने देखा यहाँ पे एज पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। एक तो हमारा यहाँ पे जो लग रहा है दैट इज C1 कंप्रेसिव जोन में, यहाँ पे जो लग रहा है C2 किसके रिस्पेक्टिव में, जब हम डबली रीइंफोर्स्ड इधर प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील हो गया ASC, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया AST। अब ध्यान से देखो, हमने C1 का फॉर्मूला क्या होता है, 0.36 FCK B × XU। C2 का फॉर्मूला क्या कैलकुलेट किया था, FSC - FCC × ASC। ये मैंने आप स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया, और ये क्या है, बेसिकली टाइप ऑफ फोर्स है, ठीक है। जो डाउन अब ये जो फोर्स है, हमें ये यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स चाहिए थी, C2 चाहिए था, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, स्ट्रेस × एरिया। C2 चाहिए था, C2 के लिए मैंने आपको कल बताया था यहाँ पे। अब स्ट्रेसेस यहाँ पे जो ये वाला स्टील में स्ट्रेसेस है, वो हमने किससे डिनोट किए हैं, FSC से। जो ऊपर कंप्रेसिव जोन में स्टील है, वो स्ट्रेसेस किससे डिनोट किए हुए हैं, FSC से। तो ये हो गया आपका FSC, स्ट्रेसेस इन स्टील, जो कि कहाँ पे प्रोवाइड है, कंप्रेसिव जोन में, और उसका एरिया, ठीक है। तो यहाँ से ये C2 आया था हमारे पास। मैंने आपको कल क्या बताया था कि ये जो C2 की वैल्यू है बच्चे, इसमें जो स्टील है ये ऊपर टॉप पे प्रोवाइडेड है ना, यहाँ पे क्या बताया, इसकी जगह पहले कौन बियर कर रहा था लोड, कंक्रीट बियर कर रहा था। तो जो जितना कंक्रीट बियर कर रहा था उसको माइनस तो करना था ना, तो इसीलिए हमने जो कंक्रीट के स्ट्रेसेस थे वो उतने एरिया के लिए थे जितने एरिया में अभी हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी, वो माइनस करी थी। तो वही लिखा हुआ है। FSC ASC क्या है, अकाउंट्स क्या करता है, इट अकाउंट्स फॉर लॉस ऑफ कंक्रीट एरिया ऑक्यूपाइड बाय कंप्रेशन स्टील। जो ये अभी स्टील जिस कंक्रीट की जगह लगा दिया है, ये उतने स्ट्रेसेस थे जो वो कंक्रीट बियर कर रहा था उस टाइम पे, तो ये हमने माइनस कर दिया था C2 के लिए बाद में। लेकिन मैंने आपको बोला था ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए हम इसको क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो हमारे पास जो ओवरऑल कंप्रेसिव फोर्स इस कंप्रेशन जोन में जो टोटल बनती है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स बनती है, वो किसका कॉम्बिनेशन हुआ, C1 + C2 का। और ये C1 वैल्यू कहां से आ रही थी, सिंगली रीइंफोर्स का जब हमने एनालिसिस किया था और स्ट्रेस पैरामीटर ब्लॉक स्टडी किया था, तो वहां पे हमारे पास ये वैल्यू आई थी 0.36 FCK B × XU। C2 एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने ऊपर टेंसाइल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी है, वो जो कंप्रेसिव फोर्स वो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट बियर कर रही है, वो ये बता रखी है, ठीक है। अब जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स का ये तो 0 कर दिया, तो बचा क्या, FSC × ASC। तो टोटल फॉर्मूला जो हमारे पास बना C का, वो क्या बना, 0.36 FCK B × XU प्लस ये वाला FSC × ASC। ये C तक कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछिए। आस्था, समीना, विकास, 56 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जल्दी बोलो, कुछ पूछना है। सार्थक, सौरभ, नो मैम। नेक्स्ट
जो आपकी बीम में हमने नीचे प्रोवाइड करी टेंसाइल रीइंफोर्समेंट यहाँ पे नीचे प्रोवाइड करी, ठीक है। टोटल टेंसाइल रीइंफोर्समेंट किसका कॉम्बिनेशन था, AST1 प्लस AST2। AST1 कौन सी थी जो हम सिंगली रीइंफोर्समेंट में प्रोवाइड किया, AST2 जो हमने एडिशनल नीचे सरिया प्रोवाइड किया टेंसाइल जोन में, ठीक है। अगेन आपको पता है टेंसाइल का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 FY इंटू AST, तो दोनों का निकाला, T1 मतलब सेक्शन 1 के लिए AST1, सेक्शन 2 के लिए AST2, 0.87 FY बाहर कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, AST1 प्लस AST2, तो ये टोटल मिला के क्या है, सरिया कहाँ पे है, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, तो AST से डिनोट कर दिया, तो टोटल T क्या बना, वही जो हमारा सिंगली रीइंफोर्समेंट, बस फर्क क्या है, इसमें हमने एडिशनल सरिया प्रोवाइड किया, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ AST1 प्लस AST2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दोनों को इक्विलिब्रियम में मान के चलना है, क्योंकि हम हमेशा आइडियल क्राइटेरिया के बिहाफ पे वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि बीम के टॉप पे अगर यहाँ पे कंप्रेशन जोन और टेंसाइल फोर्स की दोनों फोर्सेस को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, मतलब C इज इक्वल टू 2 कर दो, तो जो ये 1 वाली फॉर्मूला की वैल्यू आई और T को दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इन दोनों वैल्यू को क्या कर दिया, T इज इक्वल टू C करके इक्वेट किया, T में टेंसाइल का जो भी फॉर्मूला है ये पुट किया, C में जो भी कैलकुलेट किया उसकी कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू को ऐड अप मतलब इसमें पुट किया, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि हम दोनों को किसमें कंसीडर कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में कंसीडर, मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ठीक है। जब दोनों को हमने इक्वेट किया हमारे पास किसकी वैल्यू आई, XU की। आपको याद हो हमने सिंगली रीइंफोर्समेंट में भी क्या किया था, दो वैल्यू निकाली थी, एक तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकाली थी और एक हम लोगों ने XU लिमिटिंग निकाला था। कोई याद करके बताएगा 3 ग्रेड के लिए कितनी कितनी वैल्यूज थी, 250 ग्रेड के लिए कितना था XU लिमिटिंग, कोई बताएगा, पता नहीं मुझे नहीं। FE250 के लिए XU मैक्स कितना होता था, यहाँ XU लिमिटिंग कितना होता था, कोई बताएगा, कानिश आप बताओ। 0.58। Are you sure? Kindly go and check. 0.53D 3 है जी, 0.53, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही हमने तीनों ग्रेड्स का किया था ना, XU लिमिटिंग और XU, हम बाद में कंपेयर करते थे। अगर आपका एक्चुअल वाला ज्यादा आता था XU लिमिटिंग से तो कौन सा क्राइटेरिया होता था, बोलो, अगर XU ज्यादा है तो कैसी बीम है, ओवर है कि अंडर है, बिल्कुल सही, ओवर है। और अगर आपका XU क्या होता था, लेस होता था XU लिमिटिंग से, तो कैसी बीम होती थी, अंडर रीइंफोर्स, बिल्कुल सही। तो जो आप XU वहां पे कैलकुलेट करते थे ना, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होएगा, ठीक है, डबली रीइंफोर्स के लिए, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको एकदम माइंड में होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये फॉर्मूला क्लियर है। यहाँ पे आपको देखो, आपको एरिया ऑफ स्टील के लिए गिवन होएगा कि नीचे सॉरी टेंसाइल जोन के लिए कितने बार्स प्रोवाइडेड हैं, ठीक है, आप वहां से कैलकुलेट कर लोगे। FY आपको क्वेश्चन में गिवन होएगा कि ग्रेड कौन सा है, FSC हमें निकालना रहेगा, अगला टॉपिक इसी के ऊपर है कि FSC कैसे आएगा। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन हो गया, ठीक है। एंड ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन में गिवन होएगा ग्रेड कौन सा है कंक्रीट का, 20, 30, 40 कौन सा ग्रेड है, उसके हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी। विड्थ भी क्वेश्चन में गिवन होगी। XU का जो फॉर्मूला है ये आप लोग यहाँ तो कैलकुलेट कर रहे होगे तो आपको FSC पता होगा, ठीक है। तो ये तो हम कंपेयर करते हैं और आपको पता है XU लिमिटिंग हम लोगों के पास ऑलरेडी गिवन है 250 के लिए, ठीक है, HYSD बार्स के लिए आपके पास ऑलरेडी टेबल आप लोगों को एक गिवन है। और अगर मेरे को कोई बताएगा कि क्या कहते हैं 415 के लिए कितना होता है, 0.48D, बिल्कुल सही समीना, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी टेबल गिवन है, ठीक है, कोड्स में भी गिवन है और मैंने आप लोगों को सेपरेटली बना के दिया भी था, तो आप लोगों को ये वहां से याद रखना है कि 250 के कॉरेस्पॉन्ड XU लिमिटिंग कितना होता है, 415 के कॉरेस्पॉन्ड कितना होता है। यहाँ तक क्लियर। ये XU का फॉर्मूला डबली रीइंफोर्समेंट में कौन सा यूज होएगा, ये क्लियर बच्चे, प्लीज हाँ या ना बोलो, नहीं क्लियर तो मेरे को बता दो।
बस ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अगर डबली रीइंफोर्स्ड बीम, मतलब अगर बता रखा है क्वेश्चन में कि जो आपका सरिया है कंप्रेसिव जोन में भी प्रोवाइडेड है या फिर नीचे भी प्रोवाइडेड है, टेंसाइल जोन दोनों जगह प्रोवाइडेड है, तो आपको एक्सयू का जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये वाला यूज करना है, पहले वाला नहीं यूज करना है। सिंगली रीइंफोर्समेंट में क्या फॉर्मूला होता था, कोई बताएगा? एक्सयू इज इक्वल टू 0.87 FY AST, कितना होता था बॉटम में, क्या आता था नीचे? 0.36 FCK 36 FCK इंटू बी। ये फॉर्मूला किसका था? एक्सयू का। ये भी निकालना सीखा था, वहां पे हमने दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया था, सी और एफ। उसमें सिर्फ क्या नहीं था, उसमें सिर्फ ये वाली वैल्यू नहीं थी, बाकी सारी चीज सेम है। यहाँ पे बस हम जो स्टील बियर कर रहा था उसको इसमें से क्या कर दिया है, यहाँ पे ऊपर टॉप पे ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, ये मतलब एक्स्ट्रा इसमें एडअप क्या हुआ है, ये वाला स्टील एडअप हुआ है ना कंप्रेसिव जोन में, तो उसके स्ट्रेसेस बीच में आ गए हैं, मतलब उसका फोर्स का इंपैक्ट बीच में एडअप हुआ है कंप्रेसिव जोन में। तो ये दो, ये वाली वैल्यू किसमें है? सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में एक्सयू की, और ये वाली वैल्यू कहाँ पे न्यूमेरिकल्स में यूज होएगी? डबली रीइंफोर्स्ड बीम में। यहां तक क्लियर? यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है हमारे पास कि हमें ये, हमारे पास बस ये वैल्यू कैसे आएगी एफएससी, यहाँ पे जो ऊपर कंप्रेसिव जोन में जो स्टील है उसके स्ट्रेसेस कैसे आएंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। हाँ सच एक चीज समझानी थी, अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे आपको पता चलेगा, अगर आप एरिया ऑफ स्टील बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये आपका क्या होता है? एक्सयू, ये एक्सयू होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर एएससी प्रोवाइड करते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेसिव जोन। अगर आप एएससी को ध्यान से देखो, अगर आप ये वाला एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन इस वैल्यू को बढ़ाते हो तो इट मींस ये वैल्यू क्या है? बढ़ रही है, सरिया ज्यादा डाल दिया तो मल्टीप्लाई करके ये वाली फिगर जो होगी न्यूमेरिकली ये क्या होगी? ज्यादा आएगी। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो हमारा एक्सयू क्या होता है, मतलब ये वाली जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो ये रिलेशन इन दोनों के बीच में होता है कि अगर आप एरिया ऑफ स्टील बढ़ा दोगे इन कंप्रेसिव जोन तो आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो क्या हो जाती है? कम होती है। इनका जो रिलेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद हम एफएससी की बात करेंगे। अब अच्छा, अगर ये लेक्चर एंड अप होएगा प्लीज इसको रीज्वाइन कर लेना, 3 मिनट के बाद एंड हो जाएगा, दोबारा रीज्वाइन कर लेना आप लोग। अच्छा अब ध्यान से देखिए, अब मोमेंट की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एएससी, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। नीचे हमने क्या प्रोवाइड किया है? एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, जो कि किसके बराबर है? AST1 प्लस AST2। ये आपकी क्या हो गई? इफेक्टिव डेप्थ। यहां तक क्या हो गया हमारा? D डैश, न्यूट्रल एक्सिस तक यहां तक हमारा क्या हो गया? XU, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने अभी जब पहले ऊपर 2 सेक्शन में क्या किया था कि ये वाला किसके बराबर था? MU1 प्लस MU2, ठीक है। MU1 बच्चे क्या था? MU लिमिटिंग, जो कि किसकी वजह से था बच्चे? सिंगली रीइंफोर्समेंट की वजह से जो मोमेंट आता था, ठीक है। सिंगली रीइंफोर्समेंट में जो मोमेंट की वैल्यू थी, आप जरा चेक कीजिएगा अपने प्रीवियस नोट्स, कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने? 0.36 FCK B इंटू XU D माइनस 0.42 XU। XU आप लोगों को पता था, अगर हम लिमिटिंग का करके चल रहे हैं तो हम जो हमने XU लिमिटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड के ऊपर वो वाली वैल्यू पुट अप करते थे इसमें, ठीक है। और MU2 की अगर बात करें, MU2 किसकी वजह से आ रहा है? जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ये प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू स्ट्रेस ब्लॉक में देखो, ये वाला 0.42 था, ठीक है। इसके लिए जब हमने मोमेंट कंसीडर किया था कंक्रीट के ब्याह पे, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास लीवर आर्म की वैल्यू कितनी थी? D माइनस 0.42 XU, ठीक है, क्योंकि ये C1 यहाँ से लेकर यहाँ तक लग रहा था ना, ठीक है। C1 यहाँ से लेकर यहाँ तक लग रहा था उस टाइम पे, ठीक है।
जो C1 था, जब हमने पिछले उसमें सिंगली रीइंफोर्समेंट का एनालिसिस किया था, यहाँ पे किया था ना, जो C1 था वो कितनी डेप्थ के लिए लग रहा था, इसके यहाँ से लेकर इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला था। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होगी, ये वाली कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म D - 0.42 XU, ये हमने सिंगली रीइंफोर्समेंट में किया था। अब ये वाला मोमेंट, ये MU2 हमने जो एक्स्ट्रा स्टील यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये वाला ASC की वजह से, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, फोर्स जो कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे कितनी आ रही है, ठीक है, FSC माइनस FCC ASC। अभी जैसे ऊपर इसके लिए, इसके मोमेंट के लिए हमारे पास ये कहाँ से लग रहा है, ये C2 इधर से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, इधर CG तक, तो D - D डैश के लिए इसका परपेंडिकुलर फोर्स, मोमेंट देख रहे हैं ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कौन सा हो रहा है, D - D डैश। तो ये वाला मोमेंट आपका जो MU2, ठीक है, जो आपका सेकेंड सेक्शन की वजह से आ रहा था, ठीक है, जो यहाँ पे रुको, जरा ये देखिए, ये देखो, ये आपका एक्सटर्नल मोमेंट टोटल कौन बेयर कर पा रहा था, डबली रीइंफोर्स बीम। अब मैंने क्या बोला था कि ये टोटल मोमेंट बेयर करने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट, पहला तो उतनी रीइंफोर्समेंट जितनी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में थी, उसका मोमेंट हमने किससे डिनोट किया था, MU लिमिटिंग से, प्लस MU2। अभी MU2 किसकी वजह से आ रहा था, जो हमने एडिशनल एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है कंप्रेशन जोन में और टेंसाइल जोन में। अब MU2, अब ये हमें यहाँ पे ये आया था ना, MU = MU1 + MU2। अब मोमेंट निकाल